हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 का सेट 31। अभी तक हम 30 सेट्स कर चुके हैं। आशा करते हैं इकोनॉमी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। पॉलिटी हम वाइंड अप कर चुके हैं। अगला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हिस्ट्री खत्म करना, फिर ज्योग्राफी खत्म करना। इसी तरह से हम 2022 के सारे कॉम्पोनेंट्स को, फंडामेंटल्स को कवर करते हुए चलेंगे और हम एमसीक्यूज़ की हेल्प से लगभग 1100 एमसीक्यू की हेल्प से आपका 2022 का जो अटेम्प्ट है वो प्रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें कवर की जाएंगी। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस योजना, कुरुक्षेत्र जैसी चीज़ें यहाँ पे होलिस्टिकली कवर की जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीरीज़ को देखते रहना है। पीडीएफ को डाउनलोड करना है @कपिल लाइव से, @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करना है। शुरू करते हैं 316। कल भी हमने एक रेपो को लेकर क्वेश्चन किया था, रिवर्स रेपो, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन कहता है विद रिगार्ड टू रेपोज एंड रिवर्स रेपोज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेपो, रिवर्स रेपो मैंने कल आपको बताया था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, आरबीआई इसको चलाती है, याद रखना। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडियन मनी मार्केट के, जिससे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं इंडिया में रेज किए जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है और मनी मार्केट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आपको याद रखना होगा जब हम बात करते हैं मनी मार्केट की, तो क्या मनी मार्केट से आप लॉन्ग टर्म लोन्स को रेज कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। तो ये गलत हो गया। Repo allows bank and other financial institutions to borrow money from RBI, whereas in reverse repo RBI borrows from banks and various financial institutions। बात एकदम सही है। रेपो में बैंक्स जो है वो पैसा उठाते हैं कहाँ से? आरबीआई से। रिवर्स रेपो में आरबीआई जो है वो बैंक को मनी पार्क करने के पैसे देता है। क्लियर है? मतलब इंटरेस्ट देता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको हमेशा देता हूँ। वीडियोस डाउनलोड कीजिए, डिटेल में इसको पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस की तरफ, जानेंगे एग्जैक्टली क्या है ये स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ये स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को फंडिंग की जो नेसेसिटी होती है, फाइनेंसिस की नेसेसिटी होती है, वो एसएफसीज के द्वारा पूरी की जाती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में, टर्म के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में। यानी अगर आप कोई मीडियम एंटरप्राइज चला रहे हैं तो आप स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉरपोरेशन से आप फंड्स जो है वो अवेल करा सकते हैं, लोन अवेल करा सकते हैं। लगभग देश भर में हर जगह स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो मैं आपको बता दूँ 18 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एसएफसीज हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर एक स्टेट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो ये सीड कैपिटल देते हैं, लोन्स देते हैं, गारंटीज देते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स देती हैं। सारी चीज़ें ये स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है प्रोवाइड करती है। यानी स्मॉल एंड मीडियम ग्रोथ की ये यहाँ पे बात करती है। चलते हैं 318 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। याद होगा मनी मार्केट दो तरह की होती है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट है। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स। ठीक है, बहुत सिंपल। इंडिजीनियस बैंकर्स मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तीनों के तीनों यहाँ पे बात करेंगे और तीनों ही होंगे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म लोन। ऐसा कोई भी शॉर्ट टर्म लोन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रही है, तो वो क्या हो गई? वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गई। ऑर्गेनाइज मतलब कहीं ना कोई रेगुलेशन उस पर है। अनऑर्गेनाइज मतलब कोई भी रेगुलेशन उस पर नहीं है। तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होंगी, चिट फंड्स होंगी, निधिज होंगी, ये सब आपके अनरेगुलेटेड का पार्ट बनेगी। इंडिजिनस बैंकर्स, जैसे मैंने आपने देखा होगा मेरी क्लासेस में, स्ट्रॉफ बैंकर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, चेतियार्स के बारे में बताया था, गुजराती, शिकारपुरी स्ट्रॉफ्स, मुल्तानीज, देन कायस, चेतियार्स, ये सब क्या है? ये सारे इंडिजिनस बैंकर्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है यहाँ पे। चलते हैं 319 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात यहाँ पे हमें करनी है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट यूज्ड बाय बैंक्स। ये क्या है? ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, इसको बैंक्स यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक्स कैन इशू इट टू द डिपॉजिटर्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड मोर देन 1 year। देखो यहाँ पे हमने क्या टर्म यूज़ किया है? मनी मार्केट। अगर वो मनी मार्केट का पार्ट है तो मोर देन 1 year तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। लेस देन 1 year मतलब लेस देन 12 months होता है जब हम बात करते हैं। लेस देन 365 days टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। 365 दिन से नीचे का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको आप मनी मार्केट का पार्ट बनाते हैं, अदरवाइज वो कैपिटल मार्केट का पार्ट बन जाता है। तो दिस इज़ रॉन्ग और इधर दिस इज़ रॉन्ग, दोनों में से कोई एक गलत है। ये नेगोशिएबल है, ट्रेडेबल है मनी मार्केट में। सारे कमर्शियल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को रीजनल रूरल बैंक्स इशू कर सकते हैं। याद रखिएगा, सारे नहीं कर सकते हैं और ये मनी मार्केट का पार्ट होता है, इसलिए 1 साल से ज़्यादा का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं किया जा सकता। तो 1 इज़ करेक्ट, 3 इज़ करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप देखेंगे सी जो है वो करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल है। चलते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी पीएसयूज टू पब्लिक इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकार बहुत कर रही है, बहुत सिंपल है, डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन, डिसइन्वेस्टमेंट, नन ऑफ द अबव। क्या कर रही है सरकार आजकल? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक डाइपैम करके हमने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है। डाइपैम का काम क्या है? डिसइन्वेस्ट करना और पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालना। सरकार उसको सोशल सेक्टर स्कीम्स में यूज़ करेगी, गति योजना में यूज़ करेगी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में यूज़ करेगी। सब जगह यूज़ किया जाएगा ये पैसा, क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है और पब्लिक मनी है। क्लियर है? तो डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे सरकार अपनी भागीदारी बेचती है अपने किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का, और जो भी पैसा आता है वो सरकारी फंड में चला जाता है। चलते हैं 321 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात हो रही है। इट कवर्स रूरल अर्बन पॉपुलेशन विद यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट ऑफ 5 kg grains per month. Eldest women of 18 years of age or above will be head of the household in case of ration card. Under its priority household category, households are entitled to receive 5 kg per person per month. आपको बताना है which of the following is correct। देखो फिर से न्यूज़ में रहता है, बार बार न्यूज़ में रहता है, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, जब हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, तो हमें भी पता है कि दोनों जगह अर्बन और रूरल एरिया में सिमिलर रूप से यहाँ पे जो एप्लीकेशन एक्ट का नहीं है, तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप अर्बन एरिया के हैं तो लगभग 50% पॉपुलेशन कवर्ड है, रूरल एरिया में 75% पॉपुलेशन कवर्ड है। तो बहुत सिंपल हिसाब से 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हाईली सब्सिडाइज होता है, 82 करोड़ पॉपुलेशन को लगभग कवर कर रहा है अंत्योदय योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इन सब के तहत यहाँ पे जो मनी है या फिर आप कहें जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? बार बार न्यूज़ में रहता है, मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन ग्रीन, ये तीनों जो है दे आर पार्ट एंड पार्सल। चौथा आता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये नहीं है इसका पार्ट। तो 1 और 2 यहाँ 1, 2 और 3 जो है इसके करेक्ट आंसर है। चाहे वो मेगा फूड पार्क हुआ, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हुआ, एक्सपेंशन हुआ, क्रिएशन हुआ फूड प्रोसेसिंग का, फूड सेफ्टी हुआ और ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आप देखेंगे 1, 2 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं फार्म सब्सिडीज की तरफ, बार बार चर्चा में रहती है, फिर से डिमांड की जा रही है। इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर्स फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। ठीक है, रिडक्शन इन पावर इरिगेशन बिल ऑफर्ड फार्मर्स फॉल अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। Agriculture provision of WTO allowed direct farm subsidies, prohibits indirect farm subsidies. All subsidies forwarded by government in India fall under indirect category. आपको बताना है which of the following is correct. ठीक है, तो बहुत सिंपल है यहाँ पे। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट सब्सिडी कौन कौन सी होती है, आउटपुट और डायरेक्ट आउटपुट सब्सिडी आप देखते हैं, इनपुट सब्सिडी आप देखते हैं, फिर डायरेक्ट सब्सिडी आप देखते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी आप देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी बहुत है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि सबसे पहली बात आपको ये समझनी की है, यहाँ पे जो पावर और इरिगेशन बिल्स होते हैं ये भी इनडायरेक्ट का पार्ट होता है, तो ये गलत हो गया। WTO जो है दोनों अलाउ करती है, थोड़ा थोड़ा दोनों अलाउ किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि एक प्रोहिबिट है और एक अलाउड है। तो 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर आप एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलाउड है, लेकिन कुछ सीलिंग के साथ। ठीक है, ये कहा जाता है कि कुछ सीलिंग है, उसके ऊपर आप नहीं दे सकते सब्सिडीज को। चलते हैं 324 की तरफ। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर ऑलवेज इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू PN नोट्स। सेबी ने क्लासीफाई किया है 3 पॉसिबल कैटेगरीज जो है इशू की जा सकती है FII के लिए। कैटेगरी 1 जो है वो ऑफशोर गवर्नमेंट के केस में, कैटेगरी 2 जो है वो है रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज म्यूचुअल फंड्स, और 3 जो है वो कैटेगरी 1 और 2 दोनों के केस में आती है, यानी दोनों यहाँ पे किए जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, फिर से मैं कह रहा हूँ स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके रखेंगे तो आप इसके आंसर को दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आंसर क्या है, मैं बार बार पूछता हूँ आपसे। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट है, सिंपल सी बात है। P नोट्स को लेके पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं। P नोट्स के बारे में मैं आपसे क्लास में भी डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। P नोट्स क्या होते हैं? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट जो है FIIs कर पाते हैं भारत के स्टॉक मार्केट्स में। ठीक है,
इंस्ट्रूमेंट मार्केट्स में, तो यहाँ पे लाई जा सकती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कैसा रूट होता है। पी नोट क्या होता है, कैसा व्हीकल होता है जो एफपीआई के लिए पैसा लाते हैं ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा आता है। याद रखिएगा एफपीआई एफडीआई से डिफर करती है। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड ऑफ आरबीआई मीन्स, क्या होता है अकोमोडेटिव स्टैंड ऑफ आरबीआई, यानी जहाँ पे आरबीआई अकोमोडेट करने को तैयार है, ठीक है, सिचुएशंस को। अब इसमें इंटरेस्ट रेट कम डाउन और इंक्रीज, interest rate will increase in coming times, it is another form of contractionary stance, interest rate will fall in coming times। यहाँ पे आरबीआई जो है अकोमोडेट करने को तैयार है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट गिरेगा। देखो हो क्या रहा है अभी का, जैसे आप देख रहे होंगे कि रेपो रेट को अभी परसों न्यूज़ आई कि होल्ड करके रख रही है। ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा नहीं रही है आरबीआई काफ़ी लंबे समय से, लगभग अब तो देख रहे हैं 2 साल होने को आ रहे हैं कोविड के, एंड सिंस 2 ईयर्स एक ही हम स्टेबल रेट पे चल रहे हैं। रीज़न इज क्योंकि अभी हम अकोमोडेटिव इंस्टेंस को ले रहे हैं। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब होता है कि जहाँ पे इस समय कोई ऐसी स्थिति है मार्केट में जो डिप्रेशन की तरफ जा रही है ना, डिसइन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, उसको वापस से रिफ्लेशन की तरफ लेके आएगी, वापस से महंगाई बढ़ाने की कोशिश करेगी, लोगों की जो मनी इनकम है या रेगुलर इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट जो है वो बूम की तरफ चलेगी। तो जब जब हमें रिसेशन से बूम पे जाना होता है तब हम एकोमोडेटिव स्टैंस को लेते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल है। मिलेंगे अगले सीरीज में अगले क्वेश्चंस में, तब तक के लिए क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।